नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। असल में आज की कहानी जिन्होंने मेरे को भेजी है उन्होंने अपना नाम बताने से मुझे मना करा है, तो मैं अब आपको बिना नाम लिए ही कहानी सुनाऊँगा। मेरा नाम निया है और मैं मुंबई में रहती हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई और मेरा कॉलेज छत्तीसगढ़ में हुआ है। शादी के बाद मैं यहाँ आ गई थी, इसलिए अब मैं यहीं रहती हूँ और बहुत ही कम मेरा छत्तीसगढ़ जाना होता है। मेरे मम्मी पापा मुझे कभी कभार कॉल कर लिया करते हैं, लेकिन जब ये घटना घटी तो मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी और मेरी शादी भी नहीं हुई थी। असल में अब मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रही हूँ। असल में मेरे साथ जो घटना हुई उसको मैं अभी भी सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी कहानी बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। असल में मेरे साथ कुछ इस प्रकार हुआ था। मैं उस टाइम घर में लेटी हुई थी और टीवी देख रही थी, और ये जो नौकरानी थी उसकी एक बेटी भी थी। हम साथ में ही खेला करते थे, साथ में ही खाया करते थे, लेकिन मेरे स्कूल कॉलेज हम दोनों साथ में ही पढ़ के ख़त्म किया था। लेकिन एक टाइम उसकी मृत्यु हो गई थी और मेरे को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा था। उसके 2 दिन बाद मैं टीवी देख रही थी। मेरा वही दृश्य अपनी आंखों के सामने घूम रहा था कि वो मेरे सामने एक लेटी हुई है और कफन ओढ़े। मैं ये देख के बार बार चौंक जा रही थी कि आखिर ये हुआ क्या, एकदम से उसकी मृत्यु कैसे हो गई। उसकी एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैं उसके ज़्यादा पास नहीं जा पाई। मेरे मम्मी पापा ने मना करा कि इसके अंदर अभी भी कीटाणु होंगे, इसलिए तुम इसके पास मत जाओ। मैं उसके पास भी नहीं गई थी। मैं कभी कभार बहुत रोती थी, लेकिन अब तो मेरे आंसू भी सूख चुके थे। उस दिन मेरे खिड़की के बाहर आवाज़ आ रही थी, निया निया। यह आवाज़ सुन के मैं बार बार डर जा रही थी और खिड़की के बाहर झांक रही थी। मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कौन आवाज़ दे रहा है। मैं बार बार आके लेट जा रही थी। मुझे मेरे घर के बाहर वही लड़की खड़ी दिखी जिसकी 2 दिन पहले जिसका देहांत हो चुका है। असल में वो लड़की बार बार मुझे बुला रही थी, निया इधर आओ, निया इधर आओ, निया इधर आओ। वो बार बार ऐसे बोल रही थी। मेरी आवाज़ निकल नहीं रही थी। उसको देख के मेरे को तो लग रहा था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं खुशी में इतनी पागल हो गई कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि उसका तो देहांत हो चुका है। मैं तुरंत ही बाहर भाग गई और उसके पास जाके खड़ी हो गई। उनने कहा, क्या मेरे साथ तुम चलोगी? उन्होंने कहा, कहाँ? कहने लग गई, बस चलोगी तो हाँ बोल दो। मैंने कुछ नहीं बोला और मैं भागने लग गई। उस सड़क पे कोई नहीं था उस वक्त, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे। उस वक्त वो बार बार मेरी तरफ घूर घूर के देखे जा रही थी और कह रही थी, निया इधर आओ, निया इधर आओ। मैं बार बार उसकी तरफ देख रही थी और मेरे को बड़ा डर भी लग रहा था। मैं घर के अंदर आ गई और तुरंत ही अपने मम्मी पापा को जगाया और कहा, ऐसे से ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम इतना गंदा मजाक कर रही हो, वो भी इतनी रात को? मैंने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। असल में मैंने जो देखा वही आपको मैं बता रही हूँ। मेरे पापा ने मुझे डराया और कहा, अपने कमरे में चली जाओ। मेरे साथ ऐसा मजाक अगली बार मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ये सुन के बहुत दुखी हो जाती हूँ कि मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। असल में जिस दिन उसका देहांत हुआ था, मैं थोड़ी दूर जाके खड़ी हो गई और रोने लग गई। मेरे को दूर खड़ी वो लड़की दिख रही थी, सफ़ेद साड़ी पहने, बड़े बड़े बाल और काले नाखून, और मेरे को ही घूले जा रही थी। पीछे से मेरी भाई आके कहता है कि कौन है वहाँ पर, आखिर बार बार किसको देखे जा रही हो? मैं बताती हूँ वो लड़की वहाँ खड़ी है, तो डर के मारे मुझे कमरे के अंदर ले जाता है। वही घटना मेरे दिमाग के आगे, सर के आगे
मुंह के आगे, आंखों के आगे मेरे को साफ दिख रही थी। मैं अब क्या करती, कोई मेरी बात पे विश्वास कर ही नहीं रहा था और ये भी नहीं मान रहा था कि मैं सच बोल रही हूँ। मैं बार बार सोच रही थी आखिर ये हो क्या रहा है, कोई मेरी बात मानता क्यों नहीं। मैं बार बार सोच रही थी कि अगर उस लड़की ने मेरे को पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगी। मैंने कहा, अब मम्मी मैं आपके साथ सो जाऊँ। पापा आप मेरे कमरे में जाके सो जाइए। मेरे पापा मेरे कमरे में सो गए और मैं मम्मी के साथ सो गई। अगले सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मेरे को बुखार भी था और आंखों के नीचे कालापन आ चुका था। मैं बड़ी अजीब सा महसूस कर रही थी। मैंने मम्मी को बताया तो कहने लग गई, शायद तुमने कल रात को ज़्यादा ही बाहर चली गई थी, इसलिए तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है। ज़्यादा डरना नहीं चाहिए बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने ये सोचा कि शायद मेरी मम्मी ठीक कह रही हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरी दिन प्रतिदिन तबीयत ख़राब होती चली जा रही थी। रात को तो मैं बिस्तर से उतर के बार बार कहती थी, निया को मैं अपने साथ ले जाऊंगी, निया को मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मेरे को इसको ले जाने दो। मेरी मम्मी डर जाती थी और तुरंत ही पापा को बुलाती थी। मेरा भाई अक्सर काम के दौरान बाहर ही रहा करता था, इसलिए मैं ऐसे ही घर पे हम 3-4 लोग ही रहते थे। बार बार वो बोलता था कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। मैं कुछ दिन बाद बड़ी ही बुरी हालत हो चुकी थी। मेरी शक्ल देख के लोगों को डर लग रहा था, कोई मेरे पास आना नहीं चाह रहा था। जब मैं बोलती थी कि मैं निया को अपने साथ ले जाऊंगी तो कई लोग तो डर के मारे कहते थे, इसे दूर ही रहो, शायद इसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। लेकिन मेरे पापा कहाँ मानने वाले। मेरे मम्मी कहती थी कि क्या करूं मैं, क्या करूं। मेरी मम्मी इन चीज़ों को तो मानती थी, लेकिन पापा के आगे उनकी भी नहीं चलती थी। मैं क्या करती। मेरे को बहुत बुखार हो चुका था। असल में कुछ दिन बाद मेरे घर के बाहर एक बाबा निकल रहा था। उसने मुझको बुलाया और कहने लग गया कि तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या। मैंने सोचा कि आखिर इसको कैसे पता कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा, हाँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। कहने लग गया, तुम्हारे ऊपर ऊपरी चक्कर है, और कहता है मैं तुम्हारे ऊपर से ऊपरी चक्कर हटा दूंगा, लेकिन उसका कुछ पैसे लगेंगे। मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी से आपको पूछ के बताती हूँ। मैं अपनी मम्मी को तुरंत बुला लाई और मम्मी से उसकी बात करा दी। मम्मी बोलने लग गई, हाँ चलो ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी बेटी को ठीक कर दो। कुछ उन्होंने क्रियाएं करी और कुछ हवन कुंड में सामग्री डाल दी और मेरे ऊपर से कुछ सामान उतारा। 2 नींबू दिए और कहा, इसको रात को इसके तकिया के नीचे रख देना और इसके हाथ पैर बांध देना। मेरे हाथ पैर बांध दिए थे और मैं अकेली बिस्तर पे लेटी हुई थी। मेरे को इस बात का होश था कि मैं किसी ऊपरी चक्कर के आगोश में आ चुकी हूँ, लेकिन मैं क्या करती। सुबह जब वो 2 नींबू निकाले गए, वो पूरे नीले हो चुके थे और वो नीले नींबू देख के उन्होंने कहा कि असल में इसके ऊपर किसी की आत्मा है और वो आत्मा इसको ज़िंदा नहीं रखना चाहती, सोचती है मैं इसको अपने साथ ले जाऊं। अभी ये कुंवारी है, अपने बाल भी खुले रखती है, इसलिए शायद इसके साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप इसको ठीक कराना चाहते हैं तो इसके बाल तुरंत बांध दीजिए और कुछ सामग्री आप ले आइए। उन्होंने 2 नींबू मंगाए और काफ़ी सारी सामग्री मंगाई, 2 तुलसी के पत्ते, हवन कुंड के लिए सामग्री और बहुत सारी चीज़ें, घी, ऐसी चीज़ें बहुत मंगवाई और इन सारी चीज़ों को ऊपर से उतारा और उन सबको कहने लग गए किसी चौक पे रखाओ। चौक पे रख के आया। फिर कुछ दिन बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद मेरे को पता लगा हमारी दुनिया में इसके अलावा और भी चीज़ होती है। हम इंसान के अलावा और भी चीज़ इस दुनिया में रहती है, लेकिन हम लोग इसको ना मानते हुए उनके साथ खिलवाड़ करते हैं और जो हम भुगतान भुगतते हैं उसका जिम्मेदार भी उनको ही ठहराते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना
क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची कहानी लाता रहता हूँ। ओके बाय दोस्तों।